अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत में साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरावने की याददाश्तों पर मबनी किताब ने शाया होने से पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया है और मोदी हुकूमत के एक बड़े स्ट्रेटेजिक राज से पर्दा उठा दिया है, जिसके बाद वजीर आजम मोदी को बुज़दिली के ताने पड़ रहे हैं। भारत में ये इतना बड़ा तनाज़ा बन चुका है कि मोदी हुकूमत ना सिर्फ इस किताब को पब्लिश करने से रोक रही है, बल्कि भारतीय लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर को भी इस किताब के मंजर आम पर आने वाले हिस्सों पर बात करने से रोक दिया गया है। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से अभी तक जनरल नरावने की याददाश्तों को शाया करने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि इस किताब को 1.5 साल से भी पहले मुकम्मल कर लिया गया था, ताहम किताब के कुछ अहम हिस्से मारूफ भारतीय मैगजीन कारावान में सहाफ़ी सुशांत सिंह ने शाया कर दिए हैं। साबिक भारतीय आर्मी चीफ की याददाश्तों पर मबनी किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जिसमें लद्दाख की गलवान वादी में 2020 में होने वाली चीन और भारत की झड़पों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी समेत आला सियासी और फौजी क़यादत के रिस्पॉन्स के हवाले से तफसीलात बताई गई हैं। याद रहे कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी कशीदगी आज से 6 साल पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था। लद्दाख की सरहद पर जून 2020 में चीन और भारत के फौजी आमने सामने आ गए थे और तसादुम में एक भारतीय कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, जबकि 4 चीनी फौजी भी मारे गए थे। चीन और भारत दोनों का दावा था कि इस फौजी तसादुम में दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली और फिर भारत ने तो ये दावा भी कर दिया कि चीनी फौजियों ने हाथों, पत्थरों और लाठियों से भारतीय फौजी मार दिए थे। इसके बाद भी भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर कशीदगी जारी रही और भारतीय अपोजिशन ने दावा कर दिया कि चीन ने लद्दाख में भारत के बड़े इलाके पर भी कब्जा कर लिया है, मगर मोदी हुकूमत इन सब दावों को झूठ करार देती रही। चीन और भारत की लद्दाख की सरहद पर झड़पों के दौरान जनरल मनोज नरावने भारत के आर्मी चीफ थे। अब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब में दावा कर दिया है कि एक मौके पर चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए लद्दाख में भारत के जेर कंट्रोल इलाके के इंतहाई करीब आ गए थे और इस दौरान जनरल नरावने ने बराह रास्त मोदी हुकूमत के आला ओहदेदारों से बार बार राब्ते किए, फ़ोन कॉल्स किए, जिनमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल थे। मगर सियासी और मिलिट्री क़यादत ने पहले तो वाज़ेह हिदायत देने में बहुत ताख़ीर कर दी। फिर आखिर में वज़ीर आज़म मोदी का पैगाम दिया गया कि चीनी टैंक्स पर फायर करने या न करने का फैसला आर्मी चीफ खुद कर लें और फिर आर्मी चीफ को बकौल उनके अकेले ही ये इंतहाई मुश्किल फैसला करना पड़ा। यानी भारतीय सियासी क़यादत ने इंतहाई नाजुक मौके पर फैसले की सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डाल दी थी, जो कि भारत की जमहूरी तारीख में एक अनोखी बात थी, जहां ऐसे फैसले सियासी क़यादत करती है, ना कि फौजी क़यादत। जनरल नरावने की किताब को लेकर भारत में हंगामा खड़ा हो गया है। अपोजिशन सवालात उठा रही है, मगर मोदी हुकूमत वजाहत करने या जवाब देने के बजाय इस मौजू पर पार्लियामेंट में गुफ्तगू को ही ममनू करार दे रही है। लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी में जब भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जनरल नरावने की याददाश्तों के इख्तिसाबात पढ़ने की कोशिश की तो हुकूमती वज़रा की जानिब से उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खड़े होकर राहुल गांधी को टोकते लगे। और आज जब भारत के ऐवान बाला राज्यसभा में कांग्रेस के सदर और अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनरल नरावने की किताब पर बात करने की कोशिश की तो राज्यसभा के चेयरमैन ने उन्हें रोक दिया और माइक किसी और को दे दिया। ये किताब छप तो गई है, लेकिन भारतीय वजारत दिफा से क्लियरेंस ना मिलने की वजह से शाया नहीं की जा सकी है। ताहम जनरल नरावने की याददाश्तों के हवाले से सहाफ़ी सुशांत सिंह ने कारावान मैगजीन में इख्तिसाबात और तफसीलात शाया की हैं, जिसके मुताबिक जनरल नरावने जून 2020 में वादी गलवान में होने वाली चीन भारत झड़पों की निगरानी कर रहे थे, जिसमें भारत के 20 फौजी मारे गए थे और भारत ने चीन के हाथों बड़े इलाके का कंट्रोल खो दिया था। ये 1962 की जंग के बाद लद्दाख में भारत और चीन की सरहद पर होने वाली किसी भी झड़प में पहली फौजी हलाकतें थीं, जिससे मोदी हुकूमत के लिए अवामी बहरान पैदा हो गया था और चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ा था। जनरल नरावने की याददाश्तों के मुताबिक भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। जो मालूमात उन्हें मिली उससे वो चौंक कर रह गए, क्योंकि 4 चीनी टैंक्स जिन्हें इन्फेंट्री की मदद भी हासिल थी, वो मशरकी लद्दाख में रचिन ला की जानिब पहाड़ी पर आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। जनरल योगेश जोशी ने इस नकलो हरकत की इतला आर्मी चीफ जनरल नरावने को दी, जिन्होंने फ़ौरन ही सूरत हाल की संगीनी को भांप लिया। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय मोर्चों से सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर थे। ये वो बुलंद स्ट्रेटेजिक मकाम था जिस पर भारतीय अफवाज ने चंद घंटे पहले ही
चीन की फौज के साथ एक खतरनाक झड़प के बाद कब्जा किया था। चीन और भारत की सरहद, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, उस पर बुलंदी के हर मीटर को स्ट्रेटेजिक बर्तरी के तौर पर देखा जाता है। चीनी टैंकों को आगे बढ़ता देखकर भारतीय फौजियों ने रोशनी करने वाला एक गोला फायर किया, जो एक तरह की वार्निंग थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और चीनी टैंक्स आगे बढ़ते रहे। इस दौरान भारत के आर्मी चीफ जनरल नरावने ने भारत की सियासी और फौजी क़यादत को घबराहट में फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर दी, जिनमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वजीर खारजा जयशंकर शामिल थे। जनरल नरावने ने अपनी याददाश्त में लिखा है कि उनमें से हर एक से मेरा यही सवाल था कि मेरे लिए क्या अहकामात हैं। इस दौरान सरहद पर सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही थी और वजाहत का तकाजा कर रही थी, जबकि एक प्रोटोकॉल पहले से ही मौजूद था। यानी जनरल नरावने के पास वाज़े अहकामात थे कि आला सतह से इजाज़त मिलने से पहले कोई फायर नहीं किया जाएगा और उस वक्त भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरावने को आला हुकाम कोई वाज़े हिदायत नहीं दे रहे थे और वक्त गुजरता जा रहा था। रात 9:10 पर भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल जोशी ने आर्मी चीफ जनरल नरावने को दोबारा फोन किया। उस दौरान चीनी टैंक आगे बढ़ते जा रहे थे और रचिन ला पास से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर रह गए थे। रात 9:25 पर जनरल नरावने ने दोबारा वजीर दिफा राजनाथ सिंह को फोन किया और वाज़े हिदायत तलब की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। इसी दौरान चीनी फौज के कमांडर मेजर जनरल लियो लिन का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कशीदगी कम करने की तजवीज़ दी और कहा कि दोनों फरीक मजीद नकलो हरकत रोक दें और सुबह 9:30 पर रचिन ला पास पर मकामी कमांडर्स की मुलाकात होगी। हर तरफ से 3 नुमाइंदे होंगे। ये एक माकूल तजवीज़ मालूम होती थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे जनरल नरावने ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अजीत डोल को फ़ोन करके यह पैगाम पहुंचा दिया, मगर 10 मिनट बाद भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमान से फिर फ़ोन आया और बताया गया कि चीनी टैंक्स रुके नहीं हैं और अब वो सिर्फ 500 मीटर के फासले पर रह गए हैं। जनरल नरावने कहते हैं कि नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल जोशी कह रहे थे कि चीनी टैंक्स को रोकने का वाहिद तरीका यह है कि हम अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायर खोल दें, जो उनके बकौल तैयार और हिदायत का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी फायरिंग का तबादला मामूल की बात है और डिविजनल और कोर कमांडर्स को किसी की इजाज़त के बगैर ही रोज़ाना सैकड़ों गोले फायर करने का इख्तियार होता है, लेकिन ये चीन था। चीनी फौज के साथ आर्टिलरी फायरिंग का तबादला बड़े तसादुम में बदल सकता था। अपनी याददाश्तों में जनरल नरावने ने लिखा है कि मेरी पोजीशन बहुत नाजुक थी। एक तरफ फौजी कमांड थी जो हर सूरत में फायर खोलना चाहती थी और दूसरी तरफ सरकारी हुकाम की कमेटी थी जो वाज़े अहकामात नहीं दे रही थी। कारावान मैगजीन में शाया तफसीलात के मुताबिक भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशन रूम में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा था और उन्हें मुस्तरद किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। मुमकिन झड़प वाले इलाकों की निगरानी हो रही थी, लेकिन फैसला कुन मकाम रचिन ला था। जनरल नरावने ने एक बार फिर वजीर दिफा राजनाथ सिंह को फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया, लेकिन वक्त गुजरता चला गया। हर गुजरते मिनट का मतलब था चीनी टैंकों का मजीद करीब आ जाना। रात 10:30 पर राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल नरावने को फोन किया। उन्होंने वजीर आजम मोदी से बात की थी, जिनकी हिदायत एक ही जुमले पर मुश्तमिल थी कि जो उचित समझो वो करो, यानी जो मुनासिब समझो वो करो, जिसका मतलब था कि अब जो फैसला होना था वो खालिसतन एक फौजी फैसला होता। वजीर आजम मोदी से मशवरा किया जा चुका था, उन्हें ब्रीफ किया जा चुका था, लेकिन उन्होंने खुद फैसला करने से इनकार कर दिया था। जनरल नरावने ने लिखा है कि मुझे एक अजीब सूरत हाल में फंसा दिया गया था। अब सारी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मुझ पर आ गई थी। ये शदीद तन्हाई का लम्हा था। जनरल नरावने के जहन में सैकड़ों ख्यालात आए। मुल्क कोरोना से लड़ रहा था, मईशत कमज़ोर पड़ रही थी, आलमी सप्लाई चेन्स टूट फूट का शिकार थी। जनरल नरावने लिखते हैं कि वो सोच रहे थे कि इन हालात में अगर कार्रवाई तवील हो गई तो क्या हम जंगी सामान वगैरह की मुसलसल फराहमी यकीनी बना सकेंगे? आलमी सतह पर हमारी हिमायत कौन करेगा? चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका खतरे का क्या होगा? जनरल नरावने ने नतीजा खस किया कि हम हर लिहाज से तैयार थे, लेकिन क्या मैं वाकई एक जंग शुरू करना चाहता था? जनरल नरावने ने जून से जारी तमाम तैयारियों के बारे में सोचा। सप्लाई, तरबियत, ताज़ा दस्तों और दुश्वार गुजार इलाके के बारे में गौर किया। यह हज़ारों फौजियों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल था, जो अगले चंद मिनट्स में आर्मी चीफ के किसी भी हुक्म पर अमल कर देते। चंद लम्हों के बाद जनरल नरावने ने अपना फैसला किया। उन्होंने नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल जोशी से कहा कि हम पहले फायर नहीं कर सकते, ऐसा करने से चीनी फौज को जवाब मिल जाएगा। जनरल नरावने ने फायर के बजाय टैंकों को तैनात करने का हुक्म दे दिया और इस हुक्म पर फौरन अमल कर दिया गया और चीनी फौज के टैंक जो चंद 100 मीटर के फासले तक पहुंच चुके थे वो वहीं रुक गए।
कारवान मैगजीन में सुशांत सिंह ने लिखा है कि जंग में जाना कभी भी खालिसतन फौजी फैसला नहीं हो सकता। यह फैसला जबूरी तौर पर मुंतखब सियासी क़यादत करती है। 1999 की कारगिल जंग के दौरान वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में हर इक़दाम पर काबीना की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में बहस हुई और मंजूरी दी गई, और यही फोरम भारत की कौमी सलामती पर हतमी फैसले करने वाला इदारा है और जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करते हैं। और उस दौर की याददाश्तों से जाहिर होता है कि कौमी सलामती की कमेटी अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेती थी और फौजी कमांडरों को वाज़ेह हिदायत दी जाती थी। यही सूरत हाल 1971 की जंग में इंदिरा गांधी के दौर में भी थी, लेकिन जनरल नरावने के मौक़िफ़ के मुताबिक अगस्त 2020 में ना फायर करने की इजाज़त थी और ना ही कोई पाबंदी थी, यानी कोई हिफाजती हदबंदी नहीं थी, ना ही कोई हंगामी फ्रेमवर्क था। इतना बड़ा फैसला फौज के सुपुर्द करके वज़ीर आज़म मोदी ने अमलन चीन के साथ फौजी तसादुम शुरू करने या उससे बचने की जिम्मेदारी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। यह आर्मी चीफ का काम नहीं है कि भारत की सियासी और मुआशी सूरत हाल, मुमकिना अमरीकी सिफारती हिमायत, कोरोना वबा या पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कार्रवाई के खतरे का अंदाज़ा लगाए। ये अंदाजे हुकूमत को लगाने होते हैं। ऐसे मामलात में फ़ौज को दी जाने वाली सियासी हिदायत बिल्कुल वाज़े और गैर मुबहम होनी चाहिए, ना कि ऐसा मुबहम हुक्म दिया जाए कि अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ैसला कर लो। कारवान मैगजीन के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी की फैसला लेने से ये दस्तबरदारी 2014 से बनाए गए उनके अवामी इमेज के बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान के साथ महदूद झड़पों के दौरान भारतीय मीडिया और बाद में फिल्म्स और वेब सीरीज के जरिए मोदी को एक बोल्ड, फैसला कुन और खुद अमली तौर पर मैदान में रहने वाले लीडर के तौर पर पेश किया गया। खुद वज़ीर आज़म मोदी का दावा है कि फरवरी 2019 में खराब मौसम के बावजूद बालाकोट में फिजाई हमलों की मंजूरी उन्होंने ज़ाती तौर पर दी थी। मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का खूब इस्तेमाल किया और पुलवामा वाक़े को अपनी दूसरी मुद्दत की इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया, मगर चीन इस तरह का बयानिया बनाने के लिए मौजू नहीं है। वो हर लिहाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर हरीफ है, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो बयानिए को कंट्रोल करने पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, उसके लिए जनरल नरावने की कहानी एक संगीन मसला खड़ा करती है। कारवान मैगजीन के मुताबिक लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले मारूफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अहलिया ने दावा किया है कि चीन ने न सिर्फ हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि हर साल हमारे इलाके के अंदर मजीद आगे तक आता जा रहा है। और जब सोनम वांगचुक 2024 और 2025 में इन इलाकों का दौरा करना चाहते थे तो वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया गया। मैगजीन के मुताबिक भारत ने बफर जोन बनाने और मरबूत गश्त पर इत्तफाक करते हुए चीन को ज़मीन दे दी है, जिसके मुस्तकबिल में किसी भी सरहदी तनाज़े पर संगीन असरात होंगे। भारत इन इलाकों को वापस लेने की पोजीशन में नहीं है, मगर मोदी हुकूमत मुख्तलिफ मौक़े पर यह दावा करती रही है कि चीन के हाथों भारत ने अपना कोई इलाका नहीं खोया, बल्कि कुछ इलाका वापस हासिल कर लिया गया या चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। चीन में भारत के साबिक सफ़ीर अशोक कांथा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर ये अरेंजमेंट्स मुस्तकिल हो गए तो चीन मुतराज़ इलाकों में बतदरीज तब्दीलियां करने में जुज़वी तौर पर कामयाब हो चुका होगा। भारत के साबिक आर्मी चीफ ने भारतीय क़यादत, खासतौर पर वज़ीर आज़म मोदी को चार्जशीट कर दिया है, मगर उनकी याददाश्तों पर मबनी इस किताब को भारतीय हुकूमत की जानिब से अभी तक पब्लिश करने की इजाज़त नहीं दी गई है। जनरल नरावने अप्रैल 2022 में भारतीय फ़ौज से रिटायर हो गए थे और अगस्त 2024 में एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैंने पब्लिशर को किताब लिख कर दे दी है और उन्होंने वज़ारत दिफा को क्लियरेंस के लिए भेज दी है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब मामला पब्लिशर और वज़ारत दिफा के दरमियान है। ज़रूर किताब लिखी है और अभी किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए, और जैसे भी क्लियरेंस आ जाएगा MOD के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और MOD के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। मगर अब 1.5 साल बाद भी उनकी किताब को मोदी हुकूमत की जानिब से शाया नहीं होने दिया गया। पार्लियामेंट में इस किताब पर बात करने से रोके जाने के बाद अगले दिन राहुल गांधी इस किताब को लहराते हुए भारतीय पार्लियामेंट के बाहर नजर आए और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार्लियामेंट में आए, मैं उन्हें ये किताब देना चाहता हूँ। This book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। कांग्रेस AI वीडियोस के जरिए भी सारी कहानी का नक्शा खींच रही है। भारतीय अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद कर रही है। आज खुद वज़ीर आज़म मोदी राज्यसभा के इजलास में शरीक हुए और अपनी तकरीर में कहा कि मुझसे किसी ने पूछा था कि आपकी सेहत का क्या राज है, तो मैंने जवाब दिया कि मैं रोज़ाना 2 किलो गालियाँ खाता हूँ। तकरीर के दौरान एहतजाज और शोर शराबा करने पर नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन लीडर पर तंज भी किया।
प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ, वफाक की हुकूमत और इदारों के दरमियान तनाव में कमी आती नजर आ रही है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हालिया कुछ अरसे में PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाव कम होता नजर आ रहा है। पहले पीर के दिन एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हो गई, जिसे दोनों जमातों ने मजबूत करार दिया। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए इस मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ लाए, सुहेल आफरीदी से एक अच्छी नशिस्त हुई और उम्मीद है कि मामलात अब आगे बढ़ेंगे। फिर मंगल के दिन इमरान खान की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से तो मुलाकात नहीं हो सकी, मगर बुशरा बीबी की अपनी बेटी और भाभी से मुलाकात हो गई और इस मुलाकात को बैरिस्टर गौहर खान ने खुशाइंद करार दिया। साथ ही अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और फिर कल खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेंगे, जिसकी तस्दीक कल वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कर दी। और फिर कल ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसका एलामिया आज जारी किया गया है। और इजलास के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस के अलावा आला सिविल, फौजी और कानून नाफिज करने वाले हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के आगाज़ में मुख्तलिफ वाक़यात में शहादत पाने वाले आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के अहलकारों के लिए फातह ख्वानी की गई और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एलामी के मुताबिक इजलास में बिलउमूम खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात और मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे और मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम के लिए लाए अमल पर गौर किया गया। इजलास ने फैसला किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए तमाम सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों, मोअज़्ज़िज़ीन और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मुशावरत, बाहमी ताउन और अमली हम आहंगी ज़रूरी है। इलामे में लिखा गया है कि इजलास में इरादा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बशमूल फ़ौज, पुलिस, CTD और दीगर इदारों को इस्तेमाल करते हुए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। ये तवील मियादी हिकमत अमली दहशत गर्दी के तमाम मुहरकात की निशानदही, उनका खात्मा और उसके नतीजे में अवामी एतमाद की बहाली को यकीनी बनाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तला शफी जान साहब। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शफी साहब, ज़ाहिर एक टाइम था जिसमें आप लोग ये कह रहे थे कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे तैनात किए जाएँ, वो भी नहीं हो रहे थे, फिर वो हो गए, अचकज़ई साहब भी हो गए और उसके बाद वज़ीर आला की वज़ीर आज़म की मुलाकात हो गई, वो भी अच्छे माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने भी जो बात की अपनी काबीना से, उस हवाले से एक पॉजिटिव नोट पर की, आपकी तरफ से भी पॉजिटिव बात आई। अब अचकज़ई साहब की वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है। एपेक्स कमेटी का इजलास हो गया, क्योंकि उससे पहले ये तासुर आ रहा था कि बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पैदा हो गया है सूबे में, वफाकी इदारों में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से। जो एलामिया सामने आया, जो आपने भी ट्वीट किया है, वो भी बहुत पॉजिटिव बात करता है, मिलकर जंग दहशत गर्दी से निमटने की बात करता है, गवर्नेंस बेहतर करने की बात करता है। कहा जा सकता है कि कम से कम दुरुस्त सिमत में चीज़ें जा रही हैं, तनाव में कमी आई है। शाहजेब साहब, आपका शुक्रिया। बिल्कुल, कल एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया था वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने, और उसको वो सुहेल आफरीदी साहब ने उसको हेड किया और हमने अपनी तमाम तर जो हमारी रिजर्वेशन है उनको कुल के उन पे बात हुई। उनकी तरफ से ये कोर कमांडर साहब ने शिरकत की, IGFC साहब ने शिरकत की, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने शिरकत की, चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ मौजूद थे, वज़रा वहाँ मौजूद थे। सूबे के अमन व अमान के बारे में ब्रीफिंग दी गई और सुहेल आफरीदी साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज से अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखा। और वही बात हुई जो पहले हम कहते थे कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वो सूबाई हुकूमत बैठे, वफाकी हुकूमत बैठे, सिक्योरिटी एजेंसीज बैठे, एक मुश्तरका नेशनल पॉलिसी बनाते हैं और एक ही दफ़ा इस दहशत गर्दी से के नासूर से जान छुड़ाते हैं। उस पर बड़ी खुल के बात हुई। बंद कमरों का कहा गया कि बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे, और डे 1 से जो हमारा स्टांस था उसी पे कायम रह के हमने तमाम चीज़ें बड़ी खुल के उनके सामने रखी। हम ये चाहते हैं शाहजेब साहब, देखिए सबसे बड़ी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चैलेंज जो दरपेश है वो सूबे के अमन व अमान है। सूबे के अमन व अमान के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब बड़ी सीरियस कंसर्न है। जिस तरीके से हमारे ऊपर ऑपरेशन को इम्पोज किया गया और जिस तरीके से सूबाई हुकूमत ने आगे बढ़ के फैसिलिटेशन की, लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया, अल्लाह का करम हुआ, कोई मिसहैप वहाँ पर नहीं हुआ। उस ऑपरेशन में वफाकी हुकूमत के अज़ाइम कुछ और थे। वो सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को डेंट देना चाहते थे। सुहेल आफरीदी साहब का भाई हल्का वो बनता है, उनको सियासी तौर पर डेंट देना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें हमने मैनेज की तो वफाकी हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यू टर्न ले लिया। ये तमाम तर चीज़ें उनके सामने रखी गई, वफाकी हुकूमत की रोल पे बात हुई। हम ये चाहते हैं
कि मुश्तरका तौर पे कार्रवाई हो, सूबे को एतमाद में लिया जाए, वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड हो, ऑनरशिप ले इस चीज़ के, तमाम तर चीज़ें एपेक्स कमेटी में ये तो कह रहे हैं कि ज़मीन में आज की नशिस्त में मुसम्मम इरादा किया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बशमूल फ़ौज, पुलिस, CTD और दीगर इदारों को इस्तेमाल करते हुए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। यानी कि अब ये तो लग रहा है कि एक इस बात पर इत्तफाक हुआ कि अब फ़ौज और सूबाई इदारे मिलकर इस हवाले से काम करेंगे और दहशतगर्दी से निमटने के लिए आगे बढ़ेंगे। शाहजेब साहब, आपने जिस चीज़ का जिक्र किया, देखिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो हम भी है, पाक फ़ौज भी है, वफाकी हुकूमत भी है, लेकिन जो तरीक़ाकार है उस पे इख्तिलाफ है। जो हम समझते हैं कि मुज़ाकरात से चीज़ें हल हो सकती हैं, मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज़ का हल नहीं है। और ये बात बड़ी खुल के वहाँ पे की गई। मिलिट्री ऑपरेशन का डे 1 से जो हमारा स्टांस है हम उसी पे कायम है। किससे बात करें कि तालिबान पाकिस्तान से बात करें, ये जो है जिसको आपने भी प्रेस रिलीज में फितनतुल ख्वारिज लिखा है, इनसे बात करें, क्योंकि प्रेस रिलीज में तो आपने लिखा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात और फितनतुल ख्वारिज के नासूर के खात्मे और मुकम्मल अमन इस्तेहकाम के लिए लाएमल पर गौर किया गया। तो ये जो फितनतुल ख्वारिज का नासूर का खात्मा है, आप कह रहे हैं इनसे मुज़ाकरात करें? देखिए, एक जामे पॉलिसी पे बात हुई, लाएमल पे बात हुई। जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाएगा उससे तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन जो इस पाकिस्तान की रियासत के साथ बात करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, उससे बात हो सकती है। देखिए, दहशतगर्दी ख़त्म करने की तरीक़ाकार पे बात हुई। तो जो वज़ीर आला ने रखी है ऐसे लोगों की फहरिस्त सामने जो इस फितनतुल ख्वारिज में है, जो कि बातचीत करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते, रियासत से हथियार नहीं उठाना चाहते? देखिए, इस फहरिस्त पे तो कोई बात नहीं हुई। अभी आगे मज़ीद इस पे बातचीत होगी, मज़ीद मीटिंग्स होंगी, चीज़ों को रिफ़ाइन किया जाएगा, TOR सेट किए जाएंगे, अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा, मुअज़्ज़िज़ीन को एतमाद में लिया जाएगा। ये कलेक्टिव एफर्ट होगी जिसको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सपोर्ट हासिल होगी। और सर फिर मुझे ये बताइएगा कि अब आगे ज़ाहिर जो और बात है कि इसमें क्या गया कि मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत इन इलाकों में सिक्योरिटी, मवासलात, सेहत, तालीम, रोज़गार, बुनियादी सहूलियात, दीगर खिदमात के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एजेंडा ये है कि बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी अवामी मुफाद में दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को यकजा कर सकता है। इस सिलसिले में मॉडल गुड गवर्नेंस इज़ला में इनको तब्दील किया जाएगा जो दहशतगर्दी से मुतासरा हैं। सब आपकी हुकूमत है वहाँ 13 साल से, ये सारे काम तालीम से लेके, सेहत से लेके, रोज़गार से लेके, मवासलात से लेकर, बुनियादी सहूलियात तक लेकर, गुड गवर्नेंस से लेके, ये आपको कर देना नहीं चाहिए था अभी तक? देखिए शाहजेब साहब, ये जिन इलाकों में जो इलाके इस वक्त मुतासिर है वो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, जो जम अजला है, उनकी बात हो रही है। ये 2019 में इंतज़ामी तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम हुई। इससे पहले ये वफाकी हुकूमत के साथ इंतज़ामी हवाले से भी और फाइनेंशियली हवाले से भी। ये क्वेश्चन तो फेडरल हुकूमत से करना चाहिए कि इतने अरसे से ये अजला आपके ज़ेर इंतज़ाम थे, फाइनेंशियली तौर पर भी और इंतज़ामी तौर पर, तो वहाँ पर ये मॉडल अजला क्यों नहीं बने, वहाँ पर तरक्की क्यों नहीं हुई, वहाँ पर सेहत के मराकज़ क्यों नहीं बने, वहाँ पे तालीम के मराकज़ क्यों नहीं बने, वहाँ पे रोज़गार क्यों नहीं दिया गया? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 2019 से लेके आज तक 2019 से लेकर अब तक भी 7 साल हैं और उसके दरमियान में 3.25 साल फेडरल गवर्नमेंट के आपके भी हैं। देखें, 7 साल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमसे वादा किया गया था कि जब ये अजलास जम हो जाएंगे तो हर साल आपको 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। 7 सालों में 700 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक सिर्फ 168 अरब रुपए हमें मिले हैं। 532 अरब रुपए की जो एक अच्छी खासी रकम है वो अभी तक हमें नहीं मिली। यही बात हमने वज़ीर आज़म की मीटिंग में भी रखी। ठीक है, आपका उस मुलाकात 2019 से 2022 तक तो 3 साल तक वफाक में आप ही की हुकूमत थी, उस दौरान भी नहीं मिले? देखिए, ये मैं एज अ होल फिगर आपको दे रहा हूँ कि 7 सालों में 700 अरब मिलना था, हमें 168 अरब मिला। जब हमारी फेडरल हुकूमत थी तो शाहजेब साहब आपके इल्म में भी होगा कि हमने 2 दफ़ा NFC का इजलास बुलाया। कोविड आया, एक पूरी दुनिया में एक वबा आई जिसकी वजह से मुश्किलात सामने आई। हमने भरपूर कोशिश की, 2 दफ़ा NFC का इजलास भी करवाया, लेकिन आप देख लें कि 700 अरब की जगह अगर हमें 168 अरब मिलते हैं, अगर हमें 532 अरब मज़ीद टाइम पर मिल जाते तो हम वहाँ पर सेहत के मराकज़ को भी
बेहतर करते, हम स्कूलों का एक तंजीमी ढांचा भी वहाँ पे ले आते, लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम करते और दहशतगर्दी जैसे नसूर का खात्मा भी इन चीज़ों से हो सकता था। मतलब अब आगे बढ़ते हुए 8 फरवरी जो है वो आ रहा है और उसके हवाले से पार्टी के अंदर इख्तलाफ की बातें आ रही हैं। एक तो इख्तलाफ ये भी सामने आ रहा है कि अलीमा आपने भी हमारे शो में मुतादिद दफ़ा कहा है कि हम पूरा हम करेंगे और आवाम से हम कहेंगे कि ये करें, मगर अलीमा खान साहिबा कह रही हैं खुद सड़कों पर निकलें, सब कुछ बंद कर दें ताकि ये घुटने टेकने पर मजबूर हों। मगर कल ही जब ये बात कही राना सनाउल्लाह साहब ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के सामने, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि क्या कह रही है अलीमा खान साहिबा, हम बड़े क्लियर हैं, आप घरों पर बैठें और एहतजाज करें अपनी चीज़ें बंद करके और पहिया जाम हड़ताल करके। तहरीक इंसाफ में भी इख्तलाफ है इस हवाले से? देखिए शाहजेब साहब, तहरीक इंसाफ बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई हमारे सफ़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा तमाम तर फोकस जो है वो 8 फरवरी पर है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कॉल दी हुई है, जिनको इमरान खान साहब ने ही जिम्मेदारी दी हुई है, तहरीक के हवाले से हो या मुज़ाकरात के हवाले से हो। उनकी कॉल है शटर डाउन की, पहिया जाम की। तहरीक इंसाफ इसको बैक करेगी। पूरे चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा, रैलीज निकाली जाएंगी। 8 फरवरी को इस नाजायज़ हुकूमत के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इन 2 साल के जो जिस तरीके से हमारा मैंडेट लूटा गया, जिस तरीके से हमारा वोटर का वोट चुराया गया, उसके एहतजाज के लिए 8 फरवरी में पूरे पाकिस्तान जो है सड़कों पर होगी और इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। बसंत के हवाले से क्या तैयारियां हैं, थोड़ी देर रह गई है बसंत का टाइम शुरू होने में, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। लाहौर में 18 साल बाद बसंत की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। पंजाब हुकूमत ने 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाने का ऐलान कर रखा है और इस हवाले से अवाम में बेहद जोश व खरोश देखा जा रहा है। गलियों, बाजारों, सड़कों और घरों को बसंत के रंगों से सजा दिया गया है। पतंग और डोर के कारोबार से जुड़े अफराद का कारोबार चमक उठा है, जबकि पतंग और डोर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। लेकिन इसके बावजूद लाहौर में बड़ी तादाद में पतंगबाजी का सामान फरोख्त किया जा रहा है। इस सवाल से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा भाटी गेट से हमें ज्वाइन कर रही हैं। जवाद मलिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर मीनार पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मलिक फैजान अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लीगल एडवाइजर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। दुआ आप बताइएगा क्या इस वक्त माहौल है, क्या देख रही हैं आप, लोग इस वक्त कितने इस वक्त एक्साइटेड हैं कल को लेकर? जी शाहजेब, लाहौर चूँकि जिंदा दिलों का शहर है तो यहाँ पर इस वक्त पूरा लाहौर स्टैंड बाय नज़र आ रहा है। गुड्डे में तनावे डाले जा रहे हैं, खाने पका के रख दिए गए हैं कि पहली पतंग के बाद ही खाना भी खुलेगा और ख़वातीन कपड़े बना रही हैं। मैचिंग गुड्डे की बड़ी डिमांड है इस वक्त और लोगों ने छतें बुक करवाई हुई हैं। चरागा किया जा रहा है, घरों में कपड़े तैयार हो रहे हैं। जिससे ईद का समा होता है वैसे पूरे लाहौर में इस वक्त है। लेकिन चूँकि मैं भाटी गेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर रवायत, सकाफ़त और इसके हवाले से ये इलाका बहुत मशहूर है। यहाँ पर बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि यहाँ पर बसंत लोगों की शनाख्त है, नॉस्टैल्जिया है। लेकिन जेन ज़ी को बड़े चैलेंजेस का सामना है क्योंकि उनको लैंग्वेज भी समझनी पड़ रही है, तरीक़ाकार भी समझना पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत कॉपरेशन देख रहे हैं और जनरेशन गैप ज़रा कम महसूस हो रहा है क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जेन ज़ी को गाइड कर रहे हैं कि कैसे पतंग उड़ानी है और 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वायलेशन कोई नहीं करना चाह रहा ताकि फेस्टिवल में कोई रंग में भंग ना हो। लेकिन साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई का चैलेंज भी सामने आया है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लोग गुड्डे ख़रीदना चाहते हैं। डोर अब मार्केट से गायब हो चुकी है और एक जो गुड्डों का जर्मन जिसे फैंसी गुड्डा कहा जाता है उसका जोड़ा 4000 रुपये तक पहुंच चुका है। अभी से कुछ देर पहले ही मैं मोची गेट में जो गढ़ समझा जा रहा है और जहां से सारी खरीदारी हो रही है वहां पर गई थी। मैं आपको लेकर चलती हूं वहां पर कि मैंने जब लोगों से वहां पे बात की तो लोगों का क्या कहना था। आइए। जो पिन्ना था आज से अभी 2-3 दिन पहले 8000 का, अभी कह रहे हैं 15000 का। कहीं एक शॉप पे है, किसी शॉप पे नहीं है। आपको मिल गए? कितने जी मिले? 25। कितने के मिले? 400 रुपए पीस। और आराम से मिल रहे हैं? सुकून से, बिल्कुल जबरदस्त, मजा आएगा। कल पसंद मनाएंगी? मनाऊंगी। कितने मिले या नहीं? नहीं मिले। किस कलर का गुड्डा ढूंढ रही थी आप? रेड कलर का। कितने के लेके आए हो? 300। कोई डिस्काउंट पे मिल रहा है? कुछ भी नहीं, डिस्काउंट कुछ भी नहीं। ये देखिए 300 और मिल गई है? नहीं, वो 20,000 रुपए की 2-3 दिन पहले जो क्या कहते हैं पतंग 150 की थी ना, वो 400-500 की होगी। मतलब ये भी थोड़ा सा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज है। 500 की कर दी है, हालांकि ये 50 रुपए के ऊपर की गुड्डी आपने खरीद तो लिया ना?
खरीदनी है, बच्चे जिद कर रहे हैं, क्या करें गरीब आदमी, अब यही इससे गुजारा करेंगे। ये बड़े गुड्डे भी आ गए हैं इनके पास, कितने के लिए? 4000 रुपए की जोड़ी। बहुत मुश्किल मिले हमें, 5000 की जोड़ी मिली है, खास रेमर खान के लिए है, हम ये बसंत मनाने के लिए। कितना से बिनो ये बोल है, कम से कम कोई देर नहीं बता रहे हैं। 10,000 120 को तो फॉलो करना है ना, वो तो करना था, वो तो फिर मनानी है। कितने गुड्डे लिए? 20 लिए हैं। कितने के मिले हैं? ये मुझे मिले 18,000 के। खुश हो, पसंद मनानी है? बस शौक है, पूरी फैमिली को हमने इनवाइट किया है, स्टॉक पूरा कर रहे हैं। गुड्डे लेने आए हैं? हाँ जी। पूरा खानदान आ गया? हाँ जी। क्या कुछ मिला है कि नहीं? अभी तो लेने आए हैं। पिंक कलर का गुड्डा तो नहीं ढूंढ रही? नहीं, मैं पिंक नहीं, जोन सा मिलेगा बच्चों ने लेने हैं। डोर शोर मिल रही है कि नहीं? अभी नहीं मिल रहे। आती है पतंग उड़ानी? उड़ाती है, आती है, सीखी है। बड़े सलवा ली है, खाना शाना बनाएंगी? जाहिर बात है। इतने महंगे क्यों है? पीछे से महंगे आ रहे हैं, फैंसी है ये। या पेपर को अलग है, ये जर्मन कागज है, ये फटेगा नहीं। 5 से 6 कलर्स में है, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, सब। डिमांड किस कलर की? सबसे ज्यादा व्हाइट की है। 4000 का जोड़ा 2, हाँ जी 2। पिन्ने भी हैं? पिन्ने खत्म हो गए। कीमतों को देखकर ये लग रहा है कि अब ये एलीट का फेस्टिवल है और आम आदमी तो ये गुड़ियाँ फिर नहीं उड़ा पाएगा। लोग मायूस होकर भी वापस जा रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा मौका है। रिश्तेदार आपस में जो रूठे हुए थे वो एक दूसरे को गुड्डे देके मना रहे हैं, तो फेस्टिवल तो मनाना है डेफिनेटली, बट गवर्नमेंट इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना पाई कि उसकी कीमतों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अब ये वाला चैलेंज लाहौर में मौजूद है। अलबत्ता 12 बजे पहली पतंग उड़ेगी और फिर आसमान रंगीन अगले 3 दिन तक हमें नजर आएगा। जी जवाद, मीनार पाकिस्तान पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी यही माहौल है? जी बिल्कुल, इस वक्त यही माहौल है। लोग अब छतों पर चढ़ चुके हैं और लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 12 बजे। उनके पास ढोल भी मौजूद हैं, लाइटें भी हैं। लाइट अभी ऑन नहीं कर सकते, SOPs के मुताबिक उन्हें 12 बजे के बाद ना सिर्फ इजाज़त हो कि लाइटें ऑन करने की, ढोल बजाने की और ख़ास तौर पर टेप रिकॉर्डर या जो भी उन्होंने इंतजाम किए हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये वो इलाका है जो गढ़ समझा जाता है पतंगबाजी के हवाले से। मेरे दाएं तरफ है रावी रोड का इलाका, मेरे बाएं तरफ है अंदरून शहर है और मेरे पीछे है जो वो टिमर मार्केट है। तो ये बड़ी बड़ी छतें हैं, छोटे घर हैं, लेकिन ये तारीखी मकामात है। और जब आज से 20 साल पहले यही गढ़ होता था और अब भी लोगों ने तैयारी की हुई है। गुड्डे आ चुके हैं, उनके पास मौजूद है, छतों पर लोग चढ़ चुके हैं, ढोल के पास मौजूद है, उन्होंने येलो दुपट्टे भी रखे हुए हैं, कपड़े भी पहने हुए हैं। और उम्मीद है कि 12 बजे के बाद जब लाइटें ऑन होंगी उसके बाद हमारा कैमरा उनको ये रंग भी, ये पतंग गुड्डे उड़ते हुए भी और बाकी चीज़ें भी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक फैज़ान मौजूद हैं, तर्जुमान हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। मलिक फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि बिजनेस एक्टिविटी कितनी जनरेट हुई है, दूसरा लोग तो बड़ी शिकायत कर रहे हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, उनकी पहुँच से निकल गई है। बिल्कुल जी, बजा फरमाया आपने। असल में जी लाहौर को कहते हैं जी लाहौर है और लाहौर को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो जब लाहौर में 2006-2007 तक हमारा फेस्टिवल बहाल था, तब तक भी जो है वो जब बसंत पूरा साल जो है वो मेकिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो जब बसंत करीब आती थी तो सामान जो है वो शॉर्ट हो जाया करता था। तो अब तो इतने अरसे बाद जो है वो बसंत बहाल हो रही है और सिर्फ मेकर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को 1 माह का टाइम मिला, इसलिए जो है वो सामान की शॉर्टेज देखने में आ रही है। इस 1 माह में लाहौर की जो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की आबादी है उसको मैन्युफैक्चरर्स पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि तमाम प्रोविंसेस से इंपोर्ट करके और बना के और जैसे भी मैनेज करके इसको पूरा किया जा सके। और कितना बिजनेस हुआ है अभी तक और कितना एक्सपेक्टेड है अगले 3 दिनों में? देखें जी, हमारी एसोसिएशन जो जोनल नुमाइंदगान के साथ राब्ते में है, उसके मुताबिक अब तक आज की डेट तक जो है तकरीबन 1.5 अरब की जो है वो सेल्स हो चुकी हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2.5 से 3 अरब टिल द लास्ट डे ऑफ बसंत 2.5 से 3 अरब की सेल्स होंगी। और अब मार्केट में क्योंकि सामान शॉर्ट हो चुका है, तो जो तावा गुड्डा था जो कि वेरी फर्स्ट डे 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, आज वो 1,000 तक पहुंच चुका है। और लाइकवाइज उससे जो छोटे साइज़ हैं वो भी रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। और डोर जो है उसकी शदीद किल्लत है, लोग अपने तौर पे दूसरे शहरों से डोर मंगवा रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं। और जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास परमिट है दूसरे शहर से मंगवाने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली फर्स्ट को इजाज़त दी दूसरे शहरों से मंगवाने की, तो विदिन 6 डेज जितना लोग मैनेज कर सकते थे, जिसके पास परमिट है वो इसको मंगवा रहा है और जिसके पास परमिट नहीं है वो इसको स्मगल कर रहा है। बहुत शुक्रिया। नाज हो रही है, लोग परेशान भी हैं कि डोर महंगी हो गई है, पतंगें महंगी हो गई हैं, मगर एक्साइटेड भी हैं, जैसा कि हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।